हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ ट्यूब। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेक्शन 409 एंड सेक्शन 411। सेक्शन 409 जो बात करता था ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स की क्वालिफ़िकेशन की, एंड सेक्शन 411 जो बात करता था अपीलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर्स एंड चेयरपर्सन की क्वालिफ़िकेशन के बारे में। आज हम समझेंगे सेक्शन 412 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो बात करता है सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल की, कि किस तरह से ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। तो जो प्रेसिडेंट होगा ट्रिब्यूनल का और चेयरमैन होगा अपीलेट ट्रिब्यूनल का, और जुडिशियल मेंबर होंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के, वो अपॉइंट होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के साथ। मतलब चीफ जस्टिस की सलाह से प्रेसिडेंट, चेयरमैन एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के जुडिशियल मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा। आगे कहा हुआ है जो मेंबर्स होंगे ट्रिब्यूनल के और अपीलेट ट्रिब्यूनल के जो टेक्निकल मेंबर्स होंगे वो सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पर अपॉइंट किए जाएंगे। अब देखते हैं इस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा। सबसे पहले जो सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन होगा वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनका नॉमिनी। उसके बाद मेंबर्स बताए हुए हैं कि कौन कौन मेंबर होंगे सिलेक्शन कमेटी के। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज है या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो मेंबर बनेगा सिलेक्शन कमेटी का। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में जो पर्सन सेक्रेटरी की रैंक पर है वो पर्सन मेंबर बनेगा सिलेक्शन कमेटी का। सेम इसी तरह जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड सर्विस में सेक्रेटरी की रैंक पर है वो मेंबर होगा सिलेक्शन कमेटी का। तो ये सब लोग होंगे सिलेक्शन कमेटी में जिनकी रिकमेंडेशन पर ट्रिब्यूनल के मेंबर्स और अपीलेट ट्रिब्यूनल के टेक्निकल मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा। अब जो चेयरपर्सन होगा उसके पास कास्टिंग वोट होगी। कास्टिंग वोट होता है यदि किसी चीज़ को लेकर इक्वल वोट्स आती हैं, मतलब फेवर में जितनी वोट्स आ रही हैं उतनी ही वोट्स अगेंस्ट में आ रही हैं, तो उस केस में चेयरपर्सन यूज़ करेगा अपनी कास्टिंग वोट को, और फिर कास्टिंग वोट से चेयरपर्सन यदि फेवर में वोट कर देता है तो वो डिसीज़न मान लिया जाएगा, यदि अगेंस्ट में वोट कर देता है तो वो डिसीज़न मान लिया जाएगा। उसके बाद कहा हुआ है कि जो सेक्रेटरी होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का वो कन्वीनर होगा सिलेक्शन कमेटी का। मींस मीटिंग्स वगैरह जो भी होंगी उसको अरेंज करने का सारा काम उनका रहेगा। अब देखो मैंने आपको ऊपर बताया था कि सिलेक्शन कमेटी अपॉइंटमेंट को रिकमेंड करेगी। अब मान लीजिए सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पर कोई अपॉइंटमेंट हो जाती है और अपॉइंटमेंट होने के बाद पता चलता है कि सिलेक्शन कमेटी में किसी तरह की वैकेंसी थी या उसके कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का डिफेक्ट था, तो ये सेक्शन कहता है कि कोई भी अपॉइंटमेंट इनवैलिड नहीं होगी सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि सिलेक्शन कमेटी में कोई वैकेंसी थी या उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट था। तो ये था सेक्शन 412 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब हम देखते हैं सेक्शन 413 जो बताता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स। सबसे पहले ट्रिब्यूनल को लेकर देखते हैं। ट्रिब्यूनल का जो प्रेसिडेंट होगा और अदर मेंबर्स होंगे उनकी ऑफिस टर्म 5 इयर्स होगी, लेकिन आफ्टर 5 इयर्स वो रीअपॉइंट हो सकते हैं नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए भी। प्रेसिडेंट होल्ड करेगा ऑफिस को जब तक वो 67 इयर्स का नहीं हो जाता, और जो अदर मेंबर्स हैं उनके लिए एज है 65 इयर्स। अब आपको दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, एज का भी और ऊपर जो हमने ऑफिस टर्म पढ़ी है 5 इयर्स उसका भी। मान लीजिए प्रेसिडेंट को ऑफिस ज्वाइन किए अभी 5 इयर्स नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रेसिडेंट की एज 67 इयर्स हो जाती है, तो उस केस में 67 इयर्स का होते ही प्रेसिडेंट को अपना ऑफिस वैकेंट करना होगा। ऐसे ही एक दूसरा केस ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट की एज 67 इयर्स नहीं हुई है बट उनको ऑफिस ज्वाइन किए 5 इयर्स हो गए हैं, तो या तो उनको ऑफिस वैकेंट करना होगा या हमने ऊपर पढ़ा था कि रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए भी। लेकिन मान लीजिए प्रेसिडेंट ने जिस दिन ऑफिस ज्वाइन किया था उस दिन उनकी एज थी 61 इयर्स, तो जब 5 इयर्स कंप्लीट होंगे तो उनकी एज हो जाएगी 66 इयर्स। उसके बाद यदि उन्हें रीअपॉइंट किया जाता है तो वो मैक्सिमम 1 ईयर के लिए ही रीअपॉइंट हो सकते हैं, 5 इयर्स के लिए रीअपॉइंट नहीं हो सकती, क्योंकि 1 ईयर बचा है 67 इयर्स के होने में। आगे कहा हुआ है कि मेंबर की अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ वही पर्सन एलिजिबल है जिसकी एज कम से कम 50 इयर्स है। यदि 50 से कम की एज है तो वो एज अ मेंबर ट्रिब्यूनल में अपॉइंट नहीं हो सकता। उसके बाद ये सेक्शन कहता है कि मेंबर मे रिटेन हिज लाइन फॉर मैक्सिमम 1 ईयर, मतलब मैक्सिमम 1 ईयर तक ही ट्रिब्यूनल का मेंबर अपनी लाइन को रिटेन कर रख सकता है। रिटेनिंग द लाइन को यदि मैं एग्जांपल से समझाऊं तो इसे इस तरह समझिए, जैसे कि हमने पढ़ा था ट्रिब्यूनल में प्रेसिडेंट बनने के लिए सिर्फ वही पर्सन क्वालिफाइड है जो हाई कोर्ट में जज रह चुका है कम से कम 5 सालों के लिए, या उससे 5 साल हो चुके हैं हाई कोर्ट का जज बने। अब यदि हाई कोर्ट का
हाई कोर्ट के किसी जज को अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रिब्यूनल में प्रेसिडेंट बनने के लिए और वो पर्सन वर्क करना स्टार्ट कर देता है एज अ प्रेसिडेंट इन द ट्रिब्यूनल, तो उस पर्सन के पास मैक्सिमम 1 ईयर तक का राइट है अपनी ओरिजिनल पोस्ट को लेकर। 1 साल बाद उनको चूज़ करना पड़ेगा कि वो प्रेसिडेंट ही रहना चाहते हैं ट्रिब्यूनल में या अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस जाना चाहते हैं। यदि वो प्रेसिडेंट की पोस्ट को चूज़ करते हैं तो उनको अपनी ओरिजिनल पोजीशन से रिज़ाइन करना होगा। तो 1 ईयर तक वो पर्सन रिटेन कर पाया लाइन को, मतलब रिटेन कर रख पाया अपने राइट को टुवार्ड्स दी ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन आफ्टर 1 ईयर उनको फाइनली चूज़ करना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा ट्रिब्यूनल को लेकर। अब हम पढ़ेंगे एपिलिएट ट्रिब्यूनल को लेकर। इसमें भी वही सब है। चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स का टर्म ऑफ ऑफिस 5 ईयर्स का रहेगा, लेकिन एज की बात करें तो चेयरपर्सन के केस में 70 ईयर्स और अदर मेंबर्स के केस में 67 ईयर्स। मिनिमम एज वही सेम है 50 ईयर्स। वही पर्सन एलिजिबल है अपॉइंट होने के लिए एज अ मेंबर जिनकी एज कम से कम 50 ईयर्स है। इसमें भी वही सेम कि मेंबर में रिटेन हिज लाइन फॉर मैक्सिमम 1 ईयर। तो ये था सेक्शन 413 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। थैंक यू।